हमारी जिंदगी में बहुत सारी हार का कारण झूठ होता है कि हम सब के सब सातों के सातों पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए। सोचिए कि अगर इस शहर के 6 महीने से 1 साल के अंदर यानी 2024 में ही 4000 क्रिमिनल्स को उठा करके पूरा का पूरा बंद कर दिया जाए जिनकी बेल नहीं होगी। मेरा नाम पुरुषोत्तम नारायण अग्रवाल है। मैं 1981 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं। उससे पहले मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में 6 साल वैज्ञानिक के पद पर काम कर चुका हूं। मैंने ये एहसास किया है कि साइंटिस्ट के तौर पर काम करने का मुझे अपने कैरियर में बड़ा फायदा मिला, बड़ा लाभ हुआ। मेरा पूरा का पूरा एटीट्यूड साइंटिफिक है, लॉजिकल है, रैशनल है और सच्चाई पर आधारित है। आज बात करते हैं कि जो लड़के लड़कियां यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे विचार से सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरना एक बहुत ही आसान काम है। ये फॉर्म इतनी आसानी से मिलता है, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, तो फॉर्म भरना बड़ा आसान है। लेकिन उसके पश्चात सब कुछ बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत मेहनत चाहिए और मेरे हिसाब से साइंटिफिक एटीट्यूड चाहिए। फॉर्म तो करीब 8 से 10 लाख लोग हर साल भर देते हैं और अंत में केवल 1% लोग पास होते हैं। बाकी लगभग 99% लोग को अफसोस होता है या वो रह जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास होने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाए। इसको 2 भागों में लेते हैं। पहला भाग कि फॉर्म भरने से पहले हमें किन बातों पर विचार करना चाहिए, और दूसरा फॉर्म भरने के बाद हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले किस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आप अपने बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितना त्याग कर सकते हैं, आप में कितना डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, इन सब बातों को आपको असेस कर लेना चाहिए। एक बात याद रखें, जो सिविल सर्वेंट्स में सिलेक्शन होता है, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है, ये वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। नेचुरल भी है, क्योंकि जब 10 लाख लोग एग्जाम देंगे और उसमें से कुल मिला के 1000-1200 सेलेक्ट किए जाएंगे, तो सच ही है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही हार्ड वर्किंग और बड़े काबिलियत वाले लोग होंगे। और आपने अपनी जिंदगी में देखा भी होगा कि जब आप इन सिविल सर्वेंट से मिलते हैं तो वास्तव बड़े काबिल हैं। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं, आप पहले देख लीजिए कि आपकी अपनी काबिलियत क्या है। क्या आप उस 99% भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या वास्तव में सिविल सर्विसेज पास करना चाहते हैं। जिस दिन से आप फॉर्म भर देंगे, अगले दिन से आपके त्याग का समय शुरू होता है, आपकी तपस्या का समय शुरू होता है। इसलिए अपनी असेसमेंट अपनी काबिलियत की, अपने डिसिप्लिन की, अपनी मेहनत की और आप वास्तव में आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इसकी आप असेसमेंट कर लें। और अगर आपको लगता है कि मैं काबिल भी हूं, मेहनती भी हूं, मेरे में आत्मविश्वास भी है और मैं जैसे चाहूंगा, जैसे जरूरत होगी,
मैं तैयारी करूँगा, तो आप फॉर्म ज़रूर भरें और मेरी सभी के लिए शुभकामनाएँ हैं, जो लोग फॉर्म भरते हैं कि वो सफल हों। अब आते हैं फॉर्म भरने के बाद। फॉर्म भरने के बाद आपका तपस्या का समय शुरू होता है, जैसा मैंने पहले कहा था। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस कितना है। जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं, वो आपकी पसंद के हैं, आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और अपना आप ज्ञानवर्धन एक पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल तक जितना समय आपके पास है, आप उसको वहाँ तक ले जा सकते हैं। जब आपने देख लिया कि आपका सिलेबस कितना है, समझ लिया है, अब आपके पास कितना समय है, तो आपको अपने सभी पेपर्स की तैयारी उस 1 साल में, उस सारे सब्जेक्ट्स की, जैसा मैंने पहले कहा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की करनी पड़ती है। आप अपने समय को मेरे हिसाब से 2 भागों में बाँटें। पहला भाग प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का, प्रीलिम जिसे हम कहते हैं, और दूसरा प्रीलिम से मेन एग्ज़ामिनेशन तक का। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और एक आपके चॉइस सब्जेक्ट का। जनरल स्टडीज़ और जो चॉइस सब्जेक्ट है, जिसे आप ऑप्शनल कहते हैं, या उसकी तैयारी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगले आधे समय में, यानी प्रीलिम से मेन तक, अगर आपको कम समय भी मिले तब भी आप इस दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। जनरल स्टडीज़ की जो तैयारी है, वो उस स्तर की करने की कोशिश करें कि अगर आप प्रीलिम के बाद जो 3-4 महीने मिलते हैं, उसमें अगर आप उस पर बहुत अधिक ध्यान न भी दे पाएँ, तब भी आपको विश्वास हो कि हाँ, मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। और जैसा पहले मैंने कहा, अपने सब टाइम को सब्जेक्ट के अनुसार, उसके कंटेंट्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से उसको बाँट लें। एक बात का ख़्याल अवश्य रखें कि तैयारी सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हार का कारण झूठ होता है। हाँ, जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, जब हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपने तय किया कि मुझे लगभग 12 घंटे से 14 घंटे या 12 घंटे रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, और आपने सब्जेक्ट और सिलेबस और कंटेंट्स और टॉपिक डिफाइन कर रखे हैं। आपने पढ़ा 11 घंटे एक दिन, और आपके मन में अगर ये आया कि मैंने 11 घंटे पढ़ लिया है, तो 12 ही समझो लगभग, आज का काम मेरा पूरा हुआ। तो मेरी नज़रों में ये गलत है। एक्चुअली आपने 12 घंटे नहीं, 11 घंटे पढ़ाई की है। यानी लगभग 8% काम आपने पहले दिन ही कम किया है। या तो आप 8% काम अगले दिन पूरा करो, अगले दिन 12 घंटे के बजाय 13 घंटे पढ़ो, वरना आज 12 का 11 हुआ है, धीरे-धीरे जैसे थकान होती जाएगी, जैसे समय बढ़ता जाएगा, ये और घटता जाएगा, और अगर आप 11 घंटे पर रिकॉन्साइल कर सकते हैं, तो एक समय आएगा कि आप 10 घंटे पर भी रिकॉन्साइल कर लेंगे, 9 घंटे पर भी रिकॉन्साइल कर लेंगे, और आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए जो आपने तय किया है, आप उस काम को पूरा ही करें। अगली बात आती है कि क्या हम ग्रुप स्टडी कर सकते हैं? ग्रुप स्टडी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बशर्ते आपके साथ जो आपका ग्रुप है, वो सारे सच्चे और ईमानदार हैं।
उनके मन में आपकी सफलता की भी उतनी ही कामना है, जितनी कामना उनके मन में अपनी सफलता के लिए है। अगर कहीं भी उनके मन में या किसी एक के मन में भी ये भाव आ गया कि मेरे को पास ज़रूर होना है, मैं इनकी पूरा साथ नहीं दूँगा और ये पास हों या ना हों, तो इस ग्रुप स्टडी का लॉन्ग रन में नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 7 लोग थे, 7 नौजवान लड़के थे। हम रोज़ाना 11 बजे मिला करते थे और पहले दिन हमने सबको सब्जेक्ट अलॉट किया कि कल जनरल स्टडीज़ का ये टॉपिक ये करके आएगा, दूसरा टॉपिक ये करेगा इत्यादि। और अगले दिन 11 बजे जब हम मिलते थे, तो हम सभी अपनी तैयारी पूरी करके आते थे और ईमानदारी से पूरा का पूरा जो भी पढ़ा, समझा, हम सबको सुनाते थे। हम सब एक-दूसरे से सवाल पूछते थे, उसका जवाब देते थे। पूरे साल की तैयारी में मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि जी मैं भूल गया या मुझे समय नहीं मिला या मैं तैयारी नहीं कर सका। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम सब के सब, सातों के सातों पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए। एक सवाल और आता है कभी-कभी कि जब हम लगातार 12 घंटे रोज़ाना पढ़ रहे हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 18, 12 तो मैंने खैर कहा था, 12 से तो काम नहीं चलता, कई बारी 14-18 तक जाइएगा, कि क्या मेंटल फटीग नहीं होगी? एक स्टेज आएगी कि आप यू विल फील मेंटली फटीग, ये मैं थक गया यार, दिमाग काम तो कर नहीं रहा, अब क्या करूँ मैं? तो मेरा इसके लिए एक सजेशन है, जो मैंने खुद प्रयोग में लाया था, हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में, जैसी आपके सुविधा हो, आपकी काबिलियत हो, कैपेसिटी हो, अपने आप को ब्रेक दें। एक दिन विश्राम करें, आनंद लें, परिवार के साथ बैठें, खाएँ-पिएँ और शरीर को, दिमाग को इतना आराम दे लें कि अगले दिन से आपके मन में ये भाव आए कि हाँ, अब ठीक है। मैं आज से फिर ताज़ा हूँ, तैयार हूँ और आपके मन में कहीं ये भी होगा यार एक दिन का नुकसान हो गया है, वो भी आपको मोटिवेट करेगा। आप तैयार हो चुके हैं, उसका भी आपको फ़ायदा होगा। तो समय-समय पर ब्रेक देने में कोई नुकसान नहीं है और ब्रेक के दौरान बैठ के चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं ऐसा-ऐसा तैयारी कर रहा हूँ, मेरी इस तैयारी में क्या कमी है, मेरी इस तैयारी में मैं कहाँ अ, शायद गलती कर रहा हूँ। आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी तैयारी को। अब एक सवाल और मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि प्रीलिम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इनको कैसे अटेम्प्ट करें कि आपको सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँ। देखिए, जब आप एक पुस्तक लेके बैठते हैं, जिसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, 1000 हैं, 500 हैं, 2000 हैं। मान लीजिए आप सवाल लेके बैठे अपने जनरल स्टडीज़ के ही और उस पुस्तक में 1000 सवाल हैं। आपको लगेगा कि जब आप सवालों को करने बैठेंगे कि अगर मैं 1000 सवाल बार 2-3 बार भी करूँ 6 महीने में, तो मेरे कम से कम 1 हफ्ते का समय खराब हो जाएगा। तो क्या मैं इस 1 हफ्ते के समय में से 2 दिन बचा सकता हूँ, 3 दिन बचा सकता हूँ, ताकि वो मेरे और किसी काम आए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी में मेरा नुकसान भी ना हो। तो आप पुस्तक लें, उसको ईमानदारी से बैठ के सवालों को करें। आपके सामने 3 स्थिति आएँगी। पहली स्थिति होगी कि आपको सवाल का जवाब निश्चित तौर पर सही पता है। आप जब करने बैठेंगे, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी-बहुत पढ़ाई कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म भरा और कल आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर बैठ गए। मान के चलता हूँ
महीना 2 महीना की तैयारी के बाद, 3 महीने की तैयारी के बाद आप बैठेंगे। आपके पास पहला ऐसे सवाल आएँगे या स्थिति ये होगी कि आपको सवाल का जवाब आता है और निश्चित आता है। आप उसको मार्क करें हरे रंग से। कुछ सवाल ऐसे आएँगे, आपको लगेगा कि इन 4 में से ये 2 जवाब तो गलत है, लेकिन इन 2 में से 1 ठीक है। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आपको पता है, मगर मन में कहीं शंका है कि नहीं शायद ए या बी या व्हाटएवर। उसको आप येलो पेन से मार्क करें। कुछ सवाल ऐसे आएँगे जिनको पता है कि मुझे पता ही नहीं है उसका जवाब, तो ये सारे के सारे जवाब ही अजीब लग रहे हैं। आप उनको लाल पेन से मार्क करें। फिर आप थोड़ी तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनके आंसर चेक करेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगली बारी मेरे हिसाब से आपको जिन पर आपने हरा मार्क किया है, उन सवालों को पढ़ने पर, करने पर आपको समय व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 1000 के सवाल आपने किए थे, उसमें 500 सवाल को आपका जवाब सही था, पता था। जब दूसरी बार आप करेंगे तो आपको 500 सवाल न करने की ऑप्शन होगी, क्योंकि आपको पहले दिन से ही इनका निश्चित जवाब पता था। अगली बारी आपको सिर्फ 500 सवाल करने हैं। और जब मैं मान के चलता हूं कि जब आपने और 2-3 महीने तैयारी कर ली है, 2 महीने कर लिया है, 1 महीना कर लिया है, तो उसमें येलो में से बहुत सारे सवाल को जवाब अब ग्रीन हो जाएंगे और बहुत सारे लाल मार्क वाले सवालों के जवाब शायद येलो में आ जाएंगे, बहुत सारे ग्रीन भी हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है वैसे तो कि सेकंड अटेम्प्ट में जब आप करेंगे तो सारे सवालों के जवाब ग्रीन होने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ सवाल अभी भी येलो बचते हैं, कुछ अभी भी रेड बचते हैं, तो जब आप तीसरी बारी करेंगे तो आपको अब सिर्फ इन थोड़े से सवालों को रिवाइज करना पड़ेगा जिनके बारे में आपको शंका है। तो इस प्रकार जब आप कोई भी पुस्तक लेके बैठेंगे, अगर आप मान लें कोई दूसरी किताब भी लेके बैठते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उसमें भी लगभग सवाल वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये 1000 सवाल अलग है और वो 1000 सवाल अलग है, बहुत सारे ओवरलैप करते हैं। तो जब आप उन किताबों को करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका समय हर रिवीजन के साथ घटता जा रहा है और आपको जो आप एक रिवीजन कर पाते 1 सप्ताह के अंदर, आपको एहसास होगा कि 1 सप्ताह में आपने पूरा का पूरा उसे पुख्ता कर लिया है और आप एग्ज़ाम में बड़ा कॉन्फिडेंटली जा कर के लगभग सभी सवालों को सही कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इश्यू रखता हूँ, जो सबके मतलब का है। हम अपने समाज में सभी चाहते हैं कि क्राइम कम होना चाहिए। चोरी, डकैती, लूट-पाट, रेप, मर्डर, ये सब कम होने चाहिए। सरकार भी चाहती है, जुडिशरी भी चाहती है, जितने स्टेक होल्डर हैं सब, पुलिस भी चाहती है, जितने स्टेक होल्डर हैं सब चाहते हैं कि इस शहर से क्राइम कम होना चाहिए। बातें सब करते हैं, सभी कुछ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी आज तक शहर का क्राइम कम नहीं हुआ। तो मैं आज आपको एक ऐसा हल ऑफर करता हूं, जो जरूरी नहीं है कि पूरा हल हो, लेकिन वो कम से कम एक डिस्कशन का न्यूक्लियस बन सकता है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूं और हमने पुलिस में रहते हुए हमने काफी कोशिश की है कि हम क्राइम कम करें। मैं अनुभव के तौर पर बताता हूं कि क्या किया जा सकता है। मैं जब डीसीपी सेंट्रल था, ये बात है मेरे ख्याल है 1993-94 की, 93 की। एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के, 2 बदमाश सवार थे। उन्होंने एक चेन स्नैचिंग की, एक महिला की, करोल बाग एरिया में। थोड़ी दूर गए, एक स्नैचिंग और की देशबंधु गुप्ता रोड एरिया में। थोड़ा और आगे गए, राजेंद्र नगर में उन्होंने एक चेन स्नैचिंग और की।
यानी 15 मिनट में उन्होंने 3 चेन स्नैचिंग की। तो जब मैंने अपने स्टाफ से पूछा, तो सबने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये कंटिन्यूड ऑफेंस है, यानी ये ऑफेंस जो है, सारे ऑफेंस एक माने जाएंगे। मैंने कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं, ये 3 ऑफेंस माने जाएंगे और आप 3 एफआईआर दर्ज करिए। काफी रेजिस्टेंस था कि नहीं साहब, ये तो एक ही एफआईआर में तीनों दर्ज होने चाहिए। मैंने कहा नहीं, 3 एफआईआर दर्ज होंगी। अगले दिन अखबार में छपा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में करोल बाग में 15 मिनट में 3 चेन स्नैचिंग। शहर का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। मेरे सीनियर अफसरों का फोन आया, उन्होंने कहा क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ? मैंने कहा जी मुझे मुझे पता है, मैं देख रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, मैंने ऐसा क्यों किया? उसे कई सारे कारण थे। एक, सच तो यह है कि 3 अलग अलग ऑफेंस हुए हैं, तो 3 दर्ज होने चाहिए एफआईआर। दूसरा, जब 3 एफआईआर दर्ज होंगी चेन स्नैचिंग की, तो मैं खुद कभी नहीं भूलूंगा और रोजाना मैं अपने पुलिस स्टेशंस को पूछूंगा, डंडा करूंगा कि जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे मैं छोड़ूंगा नहीं। तीसरा, जब 3 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं तो बड़े आराम से मैं इनका हिस्ट्री शीट खोल सकता हूं, बीसी बना सकता हूं। चौथा, ये केस 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए में बंद करने के लिए बिल्कुल फिट केस है, ये मैं जानता हूं, जानता था। चौथा, 3 कंप्लेनेंट, 3 विटनेस, 6 जितने विटनेस हो गए, 3 कंप्लेनेंट में से कम 1 कंप्लेनेंट तो मुझे उम्मीद है ठोक के गवाही देगा। अगर 2 घबरा भी गए या कहीं दब गए, कुछ कारण हो गया, तो 1 कंप्लेनेंट निश्चित तौर पर इसके खिलाफ गवाही देगा और ये कम से कम 5-6 साल के लिए जेल चले जाएंगे। इसी के ऊपर मैं बड़ा विचार किया करता था कि क्राइम कम करने का कारण, तरीका क्या है। सब जानते हैं, मैं नहीं जानता, सिर्फ मतलब मैं तो सिर्फ उसका वो सोच रहा था हल। क्राइम कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शहर से बदमाशों को उठा करके बंद कर दिया जाए। शहर में बदमाश नहीं मिलने चाहिए, तभी क्राइम कम होगा। जब क्राइम करने वाले नहीं होंगे तो कम हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि पुलिस वाले तो इतने सारे बदमाश बंद करते हैं, फिर क्राइम कम क्यों नहीं होता? मैं बताता हूं, क्राइम, इतने सारे पुलिस वाले इतने सारे हजारों क्रिमिनल्स को उठाकर बंद करते हैं, लेकिन क्राइम कम नहीं होता, क्योंकि वो छूट के आ जाते हैं। छूट के आने के बहुत सारे कारण हैं। कभी इस इन्वेस्टिगेशन में कमी है, कहीं कंप्लेनेंट सपोर्ट नहीं करता, कहीं विटनेस नहीं होती, कहीं कोर्ट कचहरी में टेक्निकलिटी आ जाती है, और 50 कारण है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में लगभग 200 थाने हैं। आप सोचिए कि अगर 200 थाने हैं, मैं ये चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट से क्राइम, रॉबरी भी होती है, डकैती भी होती है, रेप भी होता है, सब कुछ होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी या एसएसपी अपने थाने से, हर थाने से सिर्फ 2 केस या 3 केस चुन ले कि ये गंभीर केस हैं, ये वाले बदमाश गंभीर हैं, या ये गैंग है इत्यादि, जो डेस्परेट गैंग के लोग हैं, जो बड़े बदमाश हैं, जिन्होंने आतंक मचा रखा है, जो रेपिस्ट हैं इत्यादि। और उन केसेस को, मैं सिर्फ 3-4 केसेस की बात कर रहा हूं, साल में हर थाने से सिर्फ 2 या 3 केस, चलो 3 केस, कि ये 3 केस की इन्वेस्टिगेशन एब्सोल्युटली टॉप क्लास होनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक थाने में मान लीजिए 1000 केस दर्ज होते हैं साल में, मैं उन 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, उन 1000 में जो आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ये सिर्फ 3 केस, इनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जितनी आपको डायरेक्ट एविडेंस, जितनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जितनी टेक्निकल एविडेंस जो मिलता है,
आप इकट्ठा करें और इस केस की ढंग से केस फाइल को पढ़ा जाए, स्क्रूटनाइज किया जाए एट द हाईएस्ट लेवल और इस मुकदमे को चलाया जाए। कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि जी ये केस हमारे लिए बड़ी अहमियत का है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि दिल्ली में हर पुलिस स्टेशन के लिए एक अलग मजिस्ट्रेट नियुक्त है ट्रायल कोर्ट के लिए। तो इन सब केसेस के ट्रायल के लिए कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करें और आफ्टर ऑल जजेस भी चाहते हैं कि इस शहर में क्राइम कम हो, उनका परिवार यहाँ रहता है, वो भी चाहते हैं उनके परिवार की सेफ्टी हो। आप सोचिए कि अगर 6 महीने से 1 साल के अंदर दिल्ली के 200 पुलिस स्टेशन, हर थाने की 3 एफआईआर यानी 600 और हर केस में एवरेज 2 से 4 क्रिमिनल अगर आप बंद कर दें और उनका अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा दिला दें, आप देख के चलिए, समझिए कि हर साल लगभग 3 से 4 हजार क्रिमिनल बंद हो जाएंगे, अब बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपने चार्जशीट समय में फाइल कर दिया, सब कुछ समय फाइल कर दिया, तो उनको बेल नहीं मिलेगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा। और सोचिए कि अगर इस शहर के 6 महीने से 1 साल के अंदर यानी 2024 में ही 4000 क्रिमिनल्स को उठा करके पूरा का पूरा बंद कर दिया जाए जिनकी बेल नहीं होगी, तो 2-3 साल में कितने क्रिमिनल्स जेल में होंगे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई है, अच्छे वकील हमने नियुक्त किए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका अपील में भी इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी सारे केस वो जैसे जिस स्पीड पर चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, करते रहें। लेकिन अगर आप इस रोड मैप से 3 से 4 हजार क्रिमिनल्स को हर साल जेल में डाल देंगे, तो आप निश्चित जानिए कि 2 साल में पूर्णतया कानूनी तरीके से, जिसमें हम कोई कानून का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, शहर में शांति आ जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें कुछ एतराज हो, कुछ इश्यूज हों, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि ये प्रोसेस के लिए मैं न्यूक्लियस पैदा कर रहा हूं। इस फॉर्मूले को डिस्कस करके डेवलप किया जा सकता है और एक ऐसे मुकाम पर जाकर के एक ऐसा हल पाया जा सकता है जिसमें सभी पार्टीज खुश रहें, सबको भला हो। साथ में शायद इसमें थोड़ा बहुत, जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारे देश के जो एविडेंस एक्ट है और सीआरपीसी है, इनमें मुख्य कुछ काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, ताकि ये जो 10-10 साल लोग डेट मांगते रहते हैं, केस चलते हैं, केस कभी कोई नहीं आया, कभी कोई नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी केस में किसी भी कारण से 1 या 2 बार से ज़्यादा किसी को डेट नहीं मिलनी चाहिए। जेल में रहना, हर आदमी को पता होना चाहिए कि जेल में जाने से उसके बहुत सारे प्रिविलेजेस को, राइट्स को, हकूक का नुकसान होता है, वो उसको नहीं मिलते। जेल कोई घूमने की जगह नहीं है कि जाएंगे 2 महीना वापस आ जाएंगे। तरीका ये होना चाहिए कि जिसको आपने एक बार जेल भेज दिया, उसको तभी जेल भेजें जब आपके पास इतना मजबूत केस हो कि उसके निकलने की संभावना न हो। आइए हम सब लोग मिलकर कोशिश करें, इस फार्मूले को डेवलप करें और क्राइम को कंट्रोल करें। मैं आज आपको एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। 1992 में मेरी पोस्टिंग जामा मस्जिद में हुई, डीसीपी सेंट्रल, जिसका ऑफिस दरियागंज में है, और दरियागंज उस जामा मस्जिद उसका एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। आप सभी ने उसका नाम भी सुना होगा। वो समय वो भी था जब अयोध्या मस्जिद के सिलसिले में काफ़ी हलचल थी पूरे देश में। मेरा काफ़ी समय उस की तैयारी में लगता था कि अगर खुदा न करे कोई समस्या आ जाए
तो जामा मस्जिद में कम्युनल राइट्स को हैंडल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा? इसी दौरान मैं एक दिन जामा मस्जिद थाने में था और वहाँ से पैदल जगत सिनेमा की तरफ आ रहा था। जामा मस्जिद से मुश्किल से 50 गज की दूरी पर एक कार मार्केट है, कॉर्नर पे। वो कार मार्केट बड़ा पुराना है, बहुत ही पुराना है और वो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते। उनके गाड़ियों के पार्ट जो है, सड़क पर चारों तरफ बिखराए रखते हैं, फुटपाथ घेर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं वर्दी में था, मेरे साथ और ऑफिसर्स भी थे। तो मैंने ऐसे ही कहा उनसे, मैंने कहा यार रास्ता तो कम से कम छोड़ दो लोगों को निकलने के लिए। तो उसमें से एक ने कहा, वो आप देख के चलो, ये तो ऐसे ही रहेगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं वर्दी में हूँ, मेरे साथ ये सारे पुलिस वाले हैं और ये मुझे कह रहा है कि आप खुद देख के चलो ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से मैं पैदल पार करके अपने जहाँ जाना था वो चला गया, ऑफिस आ गया। लेकिन मैंने एसएचओ को कहा कि ये अच्छा नहीं लगा कि ये आंखें दिखा रहे हैं। मैंने साथ ही ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि अगली बारी कभी यहाँ पर दंगा हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे और बुला लेंगे, आप मेरा इंतजार करेंगे। भाग्य की बात है कि 1-2 महीने बाद ही, शायद जहाँ तक याद है मुझे, लाजपत नगर थाने से वहाँ की पुलिस एक कार चोर को पकड़ के लाई। उन्होंने जामा मस्जिद थाने में आके कहा कि यहाँ पर इसने गाड़ी बेची है, तो हमें कार बाजार में जाना है, कार बाजार जो भी है ये। पुलिस वाले थाने से चले, जब वे वहाँ पहुंचे और जब उनसे उसने बात की, पूछताछ की, तो उन्होंने पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस वाले क्योंकि बहुत कम थे, उन्होंने थाने से कॉल किया, थाने को बुलाया, खुद भी थाने की तरफ गए ताकि ये उस चोर को ना भगा के ले जाएं, छीन के ले जाएं, और उन्होंने थाने पर भी पथराव कर दिया। एसएचओ साहब ने मुझे फ़ोन किया कि जी यहाँ दंगा हो रहा है और थाने पर पथराव हो रहा है। अच्छा, ये जो क्रिमिनल्स थे ये बड़े बदमाश थे, जामा मस्जिद थाने पर अटैक कर देते थे, ये इनकी हिस्ट्री थी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। मैं वहाँ पहुँचा, मेरे मन में कोई मैल नहीं था, मैं साफ कहता हूँ मेरे मन में कोई मैल नहीं था, ना मैं उनको कोई सज़ा देना चाहता था। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता था कि ये इनको इतनी दादागिरी नहीं हो सकती कि आप किसी भी पुलिस के अफ़सर को या किसी भी पुलिस वाले को, फॉर दैट मैटर सिपाही भी हो, आप उसको आंखें दिखा दें, ये मुझे मंजूर नहीं था। उस दिन जाकर के हमने उन सबको पकड़ा और उनको तबीयत से समझाया कि पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। उसके बाद वहाँ से सारी गाड़ियाँ उठा करके हमने यमुना के पुश्ते पर फेंकवा दी। मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि जी ये है, ये इसके आदमी है, ये उसके आदमी है, यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा जो भी दिक्कत होगी हम झेलेंगे, लेकिन ये यहाँ पर मज़ार नहीं रहेगा। हमने सारी गाड़ियाँ उठा करके पुश्ते फेंक दी, इन सबको उठा के बंद कर दिया, जो भाग गए थे भाग गए। हमने एक पुलिस बूथ मंगाया और वहाँ पर एक पुलिस बूथ खड़ा करके वहाँ रख दिया कि यहाँ पर एक चौकी बना दी हमने। ये इमेजिन करिए, थाने से 25-50 गज की चौकी दूरी पर एक चौकी, और वहाँ पर हमने एक पुलिस गार्ड, एक चारकी बैठा दी। अब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आज से डीसीपी सेंट्रल का ऑफिस यही बनेगा। मैंने कहा लाओ मेरे लिए मेज और कुर्सी, मैं भी यहीं बैठूंगा, मैं देखता हूँ कैसे गुंडागर्दी होगी। उसके बाद मैंने एमसीडी, जो हमारे यहाँ डिप्टी, उनका नाम था यू आर राव, बड़े प्यारे मित्र थे हमारे, यू आर राव। मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा प्रभु यहाँ पर जो है ये सफाई सी हो गई है, सड़क टूट रही है, रेलिंग टूट रही है, फुटपाथ टूट रही है, इसको ठीक कर दो आज। अरे वो बड़े खुश हुए, कह रहे मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। साहब उन्होंने 2 दिन के अंदर वो सड़क पूरी की पूरी बना दी, सड़क के दोनों तरफ रेलिंग लगा दी, फुटपाथ ठीक कर दिए, सिचुएशन नॉर्मल हो गई। 3-4 दिन बाद रात को मेरे पास मैसेज आया घर पर कि वहां पर लगभग 5-7 हज़ार की भीड़ इकट्ठी हो गई है। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया आज, फिर भी हमने कहा देखेंगे, कोई बात नहीं, हो रही है, हो रहे हैं तो देखा जाएगा। तो मैंने वहाँ पर जब अपने अफसरों को भेजा तो उन्होंने कहा कि ये वो भीड़ है जो दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रही है और वो कह रहे हैं
कि ये जगह हम खुद देखना चाहते थे कि क्या यहाँ से कार बाजार हट सकता है? क्या पुलिस इन बदमाशों के साथ इतनी सख्ती कर सकती है कि वो जगह वहाँ से साफ हो जाए? और जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरे सक्सेसर थे, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने कार बाज़ार वहाँ नहीं लगने दिया बरसों। और जहाँ तक मुझे पता है शायद अभी भी वहाँ नहीं लगता हो तो, लेकिन ये निश्चित है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप काम को कानूनी ढंग से करना चाहते हैं, तो आप इस समाज के कितना भी बड़ा माफ़िया हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, कानून आपको इतनी ताकत और हिम्मत देता है कि आप समाज की रक्षा कर सकें उनसे और उनको उठा करके उनकी सही जगह पर पहुंचा सकें। इसके बाद मुझे बड़ी वहाँ से लोगों से तारीफ़ मिली कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और उन बदमाशों का किसी भी सो कॉल्ड जो बड़े-बड़े लोग थे, जिनके नाम पर वो कूदते थे, किसी ने एक बारी भी आज तक 30 साल हो गए हैं, कभी ये नहीं पूछा कि उस दिन क्या हुआ था और आपने ऐसा क्यों किया था? तो आप पक्के निश्चिंत जानिए कि अगर आप सही काम कर रहे हैं, कोई रास्ते में नहीं आएगा। थैंक यू।